हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सभी बेसिकली टॉपिक्स को टच करता हुआ इस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हमारा सेकंड लेक्चर। दोस्तों, हमारा जो पहला लेक्चर रहा कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए इस आज के लेक्चर जिसमें स्पेसिफिकली हम फर्स्ट पार्ट में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में रिलीज की है उसको कवर करेंगे, और उसके साथ हम बेसिकली अटैच करेंगे पूरा वीडियो हमारे पहले वीडियो से रिलेटेड जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निकली होता क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, अलग अलग टाइप की ये बेसिकली क्या टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत डिटेल में जिनको आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। उन सब के लिए आप इसी लेक्चर के थ्रू सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की पीपीटी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन लिंक नंबर 1 एंड लिंक नंबर 2, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीपीटी पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी हर दिन का लेक्चर, उसके साथ साथ उसकी रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीपीटी और पीडीएफ आपको वहां पर भी रेडीली हैंडीली मिल जाएगी। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, सेंटर ने हाल ही में फाइनली अपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को नोटिफाई किया है, जिसका अल्टीमेट बेसिकली एम है कि किस तरीके से हमारा जो घरेलू या डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का उसको 2030 तक बढ़ाकर 5 मिलियन टन तक पहुंचा दिया जाए। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, हमारे बेसिकली खुद के कंजम्पशन के लिए, यूज के लिए ही, उसके अलावा इंडिया को कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट हब भी बेसिकली स्टैब्लिश किया जाए, ताकि जो क्लीन फ्यूल है उससे हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारे इंडिविजुअल्स, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, हमारी बेसिकली डिफरेंट सेक्टर्स, उनको तो फायदा पहुंचे ही पहुंचे, उसके अलावा जो पोटेंशियल बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उनको भी हम ये क्लीन फ्यूल हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकें। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? अगर आप लेमन टर्म्स में, बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस है जिसको आप वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलिसिस है वाटर का बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में स्प्लिट या बेसिकली तोड़ देते हैं, और कोशिश की जाती है कि ये आप फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोल डीजल यूज करके नहीं करें। इसमें जो भी एनर्जी चाहिए उसको आप रिन्यूएबल पावर के थ्रू, हो सकता है विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या टर्बाइन एनर्जी हो, इन सभी एनर्जी को यूज करके जब आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तब ही एक्चुअली इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। इसका मतलब इसमें जो आप एनर्जी लगा रहे हैं वो अपने आप में पोल्यूटिंग नहीं है, वो कार्बन न्यूट्रल है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को, जिसमें सिर्फ रिन्यूएबल पावर को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस आप कैरी आउट करते हैं, आप वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं, इसको ही ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी टाइप के हाइड्रोजन्स हैं उसके बारे में अगर आज के लेक्चर का आप सेकंड पार्ट देखेंगे वीडियो का तो उसकी डिटेल्स भी आप बेसिकली वहां से गेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो पॉलिसी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, उसके बारे में बात हो जाए कि क्या एग्जैक्टली पॉलिसी है और किस तरीके से ये हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का उसके लिए मेजर बूस्टर की तरह काम करेगा। ये जो नई पॉलिसी है, ये अगर कोई भी नया रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाता है जुलाई 2025 से, जो एक्चुअली एनर्जी सप्लाई करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको, तो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को अगले 25 साल तक, 25 ईयर्स तक फ्री पावर ट्रांसमिशन की फैसिलिटी दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे फ्री पावर ट्रांसमिशन एग्जैक्टली है क्या? इसका मतलब कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर अगर मान लीजिए अपने यहां किसी भी तरह का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट स्टैब्लिश करता है, मान लीजिए सोलर पावर प्लांट लगाता है राजस्थान में, और अगर वो उस जो एनर्जी राजस्थान के सोलर पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है उसको मान लीजिए वो सेल करना चाहता है किसी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टैब्लिश्ड है आसाम में, तो राजस्थान में अपने सोलर पावर प्लांट में वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से एनर्जी को सप्लाई करना चाहता है, उसका जो प्लांट है या किसी और का जो प्लांट है
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि असम में या किसी भी और बेसिकली पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि आप रिन्यूएबल एनर्जी लगा रहे हैं और आप उस एनर्जी को ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बेसिकली केसेस में जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब आप ऑलमोस्ट फ्रीली ट्रांसमिट बेसिकली कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स को। और इस वजह से, इस मूव की वजह से ऐसा लगता है कि यह इतना बड़ा इंसेंटिव है कि यह एक बड़ा इकोनॉमी बेसिकली ले आएगा जो यूजर्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के। कौन कौन से सेक्टर्स हैं अभी जो मेजरली हाइड्रोजन और अमोनिया को यूज करते हैं? ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर एंड स्टील सेक्टर्स। और अभी भी ये तीनों सेक्टर्स मेजर बेसिकली मैं कहूंगा कंज्यूमर्स हैं हाइड्रोजन के। अभी बहुत स्मॉल अमाउंट्स में वो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं अपने खुद के यूज के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इस पॉलिसी को इन्फोर्स करवाया जाएगा, सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो ये जो मेजर कंज्यूमर्स हैं हाइड्रोजन के, ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर्स, ये और ज्यादा मोटिवेट होंगे कि हम ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया की बजाय क्यों ना ग्रीन हाइड्रोजन यूटिलाइज कर लें अपनी ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर या स्टील सेक्टर में यूज करने के लिए। और अभी क्योंकि ये पूरा ग्रीन हाइड्रोजन यूज नहीं करते, ये तो तीनों सेक्टर्स ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर्स एंड स्टील सेक्टर्स किस टाइप का हाइड्रोजन यूज करते होंगे? अभी ये ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया यूज करते हैं। और इनको ग्रे इसलिए कहा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको आप रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू प्रोड्यूस नहीं करते। इनफैक्ट इस हाइड्रोजन को आप नेचुरल गैस या नेफ्था यूज करके प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, इसीलिए क्योंकि क्लीन फ्यूल नहीं है। क्योंकि अगर आप नेचुरल गैस यूज करेंगे, नेफ्था यूज करेंगे, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनका कार्बन फुटप्रिंट है, जिनके एमिशंस हैं, इस वजह से इनको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन मेजर बेसिकली प्रोड्यूस होने लगे इंडिया में, चीपर रेट्स में, इकोनॉमिकली वायबल है, स्केल है, तो क्यों फिर कोई भी इंडस्ट्री, चाहे रिफाइनिंग हो, फर्टिलाइजर हो, स्टील सेक्टर हो, ग्रे हाइड्रोजन या ग्रे अमोनिया यूज करेगा? इनफैक्ट उसके बजाय वो कहीं ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया यूज करना शुरू कर देंगे। और क्या क्या इंसेंटिव्स हैं? गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि एक सिंगल पोर्टल स्टैब्लिश की जाएगी ताकि जितने भी क्लियरेंस हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करने के लिए, ऐसे प्रोड्यूसर्स को बेसिकली सिर्फ उस सिंगल पोर्टल के थ्रू सारे क्लियरेंसेस एक बार में ही मिल जाएं। इसके अलावा उनको यह भी फैसिलिटी दी जाएगी कि अगर उनकी कोई सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी है, मान लीजिए आपने राजस्थान में सोलर पावर प्लांट लगाया, आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था असम में, उसमें मान लीजिए सिर्फ 100 यूनिट्स की जरूरत है, लेकिन आपका जो सोलर पावर प्लांट है राजस्थान में वो 150 या 150 बेसिकली यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस सरप्लस को आप डिस्कॉम्स, जो भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं राजस्थान की, असम की, अलग अलग स्टेट्स की, उनके पास आप 30 डेज तक बैंक डिपॉजिट की तरह रख सकते हैं। और आप चाहें तो 30 डेज के अंदर आप वापस लेके किसी और को सेल कर सकते हैं या किसी और चीज में काम ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब आप फिर मोटिवेट होंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, ताकि अगर एक्स्ट्रा भी हो गया जो मुझे अपनी इंडस्ट्री के लिए जरूरत नहीं है, अपनी फैक्ट्री के लिए जरूरत नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं जो राजस्थान की डिस्कॉम कंपनी होगी, यूपी की डिस्कॉम कंपनी होगी, असम की डिस्कॉम कंपनी होगी, तमिलनाडु की डिस्कॉम कंपनी होगी, कर्नाटक की डिस्कॉम कंपनी होगी, उनके पास 30 डेज तक बैंक सेविंग की तरह रख सकता हूं। और अगर मेरी इंडस्ट्री को जरूरत पड़े या किसी और बेसिकली कंपनी को जरूरत पड़े तो उनको फिर मैं इसे बेच सकता हूं। और जो भी क्लियरेंसेस होंगे इस सिंगल बेसिकली विंडो के थ्रू, सिंगल पोर्टल के थ्रू, ये टाइम बाउंड होंगे कि इतने टाइम में वो सारे क्लियरेंसेस देने ही पड़ेंगे। और इसकी वजह से क्योंकि सारे क्लियरेंसेस सिंगल पोर्टल, सिंगल विंडो, टाइम बाउंड तरीके से होने लग जाएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उसमें भी ऐसे बेसिकली प्रोड्यूसर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि एक्चुअली रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स भी और ज्यादा मोटिवेट हो सके। पावर मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि जो एनर्जी प्लांट्स हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा, उनको ग्रिड में प्रायोरिटी बेसिस के साथ साथ उनको जो कनेक्टिविटी चार्जेस हैं उसमें भी सब्सिडी और रियायत देने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। इसके अलावा एक और मेजर इंसेंटिव कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो चाहें
तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट से बेसिकली खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जब ये इस रिन्यूएबल एनर्जी को मार्केट से परचेज करके अगर किसी भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर को सप्लाई करेंगी तो इनको कंसेशनल रेट्स पे इसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगी, सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है, व्हीलिंग चार्जेस हैं, एक स्मॉल छोटा मार्जिन आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली और सिर्फ कुछ मिसलेनियस चार्जेस के अलावा मेजर प्रॉफिट आप उसमें जो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स उनसे चार्ज नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करने के लिए कहीं से भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योर करती है, परचेज करती है, जिसको फिर क्या करेगी, ये कंसेशनल रेट्स पे कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, व्हीलिंग चार्जेस, स्मॉल मार्जिन जो कि स्टेट कमीशन डिसाइड करेगा और मिसलेनियस चार्जेस लगाकर इनको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को कंसेशनल रेट्स पे बेचना पड़ेगा। ऐसे सभी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस या आरपीओ जिसको कहा जाता है, उसमें भी इनको काउंट किया जाएगा। क्योंकि हर स्टेट जब भी एनर्जी बेसिकली प्रोक्योर करता है, हो सकता है एनटीपीसी से करे, हो सकता है एनएचपीसी से करे, हो सकता है किसी सोलर पावर प्लांट से करे, तो उसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स क्या ऑब्लिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ उसको भी फुलफिल पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 100 यूनिट्स परचेज करनी है अपने स्टेट की एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए, तो सेंटर की उस वक्त की जो भी पॉलिसी रही हो, मान लीजिए सेंटर कहता है कि उस 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स आपको सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी ही परचेज करनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है वो हाइड्रो पावर प्लांट से हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, तो एक्चुअली 90 जो यूनिट्स है वो तो आप किसी भी सोर्स से प्रोक्योर करिए। वो हो सकता है थर्मल पावर प्लांट्स हो, गैस फायर्ड पावर प्लांट्स हो, या कोई भी और बेसिकली टेक्निक हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, लेकिन वो 10 यूनिट्स आपको अपने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के थ्रू सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से ही परचेज करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर कोई स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी बेसिकली परचेज कर रही है ताकि इसको ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस को सप्लाई किया जा सके, तो इसको भी स्टेट के रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में काउंट किया जाएगा, ताकि स्टेट्स को ऐसा ना लगे कि हमें तो पहले से ही फोर्स किया जा रहा है कि 10 यूनिट्स आप परचेज करना पड़ेगा आपको रिन्यूएबल सोर्सेज से अंडर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। इसके अलावा अगर मेरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर को सप्लाई करना चाहती है तो उसके लिए अलग से मुझे रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है ऐसा नहीं है, उस 10 यूनिट्स जो आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसमें ही काउंट होगा अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करती है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करने में। क्या वो फैसिलिटीज हैं जो हमें लगता है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे? ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली डायरेक्ट करती है पोर्ट अथॉरिटीज को कि पोर्ट अथॉरिटीज को जो भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक बेसिकली बंकर बनाने के लिए पोर्ट्स के पास में, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूसर्स हैं या ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स हैं वो स्टोरेज फैसिलिटी की तरह यूज कर सके, वहां पे अपनी ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया को स्टोर करें, शिप करें, एक्सपोर्ट करें। इसके लिए पोर्ट्स अथॉरिटीज लैंड अवेलेबल करवाएंगी, बंकर्स अवेलेबल करवाएंगे इन सभी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स को। और पावर मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि हम लोगों ने पहले से ही ऐसे कौन कौन से बेसिकली कंट्रीज हैं, खासतौर से जर्मनी और जापान, जो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट हो सकते हैं इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन के, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हम करें और इंटरनेशनल मार्केट में हम सप्लाई करें। तो ये मोटे मोटे 4-5 बेसिकली इंसेंटिव्स हुए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के। अब आगे क्या प्लान है? गवर्नमेंट का प्लान है कि अब धीरे धीरे कई सारे सेक्टर्स, खासतौर से इन 3 सेक्टर्स ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर्स, इनको बेसिकली मैंडेट किया जाए, इनको डायरेक्शन दिया जाए कि आपको इतना ग्रीन हाइड्रोजन और इतना ग्रीन अमोनिया अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। मतलब अभी आप मान लीजिए 100 यूनिट्स जो हाइड्रोजन है, आपकी ग्रे हाइड्रोजन है, हो सकता है अगले 5 साल में आपको उसको कट करके 50% ग्रे हाइड्रोजन और 50% ग्रीन हाइड्रोजन खरीदना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको और ज्यादा बेसिकली बढ़ा दिया जाए ताकि टाइम के साथ सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन या बेसिकली मेजरली ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक्चुअली इन जो हाइड्रोजन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील सेक्टर्स, उसमें यूटिलाइज किया जा सके। उम्मीद है अगले 2 या 3 साल में खासतौर से जो रिफाइनिंग सेक्टर है
उसमें इस मैंडेट को 15 से 20% तक कर दिया जाए। मतलब आपकी जो भी टोटल रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन की, उसमें से 15 to 20% ग्रीन हाइड्रोजन ही आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है आपका ग्रीन हाइड्रोजन हो, ब्लू हाइड्रोजन हो, दूसरे टाइप का हाइड्रोजन हो। जिससे ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इनोवेशन है, इंसेंटिव्स हैं या बेसिकली प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, उनको डोमेस्टिक मार्केट मिले और डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की तरफ भी हमारा देश, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी तेजी से आगे बढ़ सके। इंटरेस्टिंग इनोवेशन दोस्तों कई बेसिकली मेजर माइलस्टोन्स को अचीव करता हुआ नजर आता है। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है जो ट्रांसपोर्टेशन हो, ग्रीन हाइड्रोजन हमेशा हमेशा के लिए क्लीनर फ्यूल्स की तरफ उसको बेसिकली बदल दे। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बेसिकली इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स हैं, उसमें भी अब जो ट्रेडिशनल ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है उसके बजाय अब उनको मूव करवाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ, जिससे ज्यादा एफिशिएंट, क्लीनर एनवायरमेंट और ग्रीन इकोनॉमी हम आने वाले सालों में अचीव कर पाए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिस लेटेस्ट टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को नया बेसिकली कार्बन फ्री या फिर जीरो कार्बन फ्यूचर की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात हो जाए कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज में क्यों बना रहा। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स ने इनफैक्ट लगातार कोशिश बनी हुई है कि ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बेसिकली ढूंढे जाएं, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, जिससे हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं, जो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कोल है या फिर हमारे डीजल और पेट्रोल, गैसोलीन है, इनकी वजह से जो मीथेन एमिट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एमिट होती है, जिससे पोल्यूशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बजाय ऐसे बेसिकली फ्यूल्स डिस्कवर किए जाएं, इन्वेंट किए जाएं, बनाए जाएं, जिनसे हमारा कार्बन एमिशन कम से कम बेसिकली हो सके, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज कम से कम हो सके। दोस्तों अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात देखें तो फॉसिल फ्यूल्स हर साल रफली 830 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जनरेट करते हैं उनकी बर्निंग से। और इस वजह से ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूस होता है, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग को बेसिकली जन्म देते हैं। बहुत सारी लेटेस्ट स्टडीज हैं और जैसा हमने आईपीसीसी की रिपोर्ट AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 के बारे में आपसे कुछ दिन पहले चर्चा की, जिसमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में इमर्ज हो रहा है। साथ ही साथ जो पुराने हमारे एस्टिमेट्स थे कि 1.5 डिग्रीज 2050 के आसपास तक बढ़ पाएगा, अब ऐसा लगता है वो 1.5 डिग्रीज का जो इंक्रीमेंटल टेम्परेचर चेंज है इन रिलेशन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब बेसिकली वो हो सकता है कि 2030 या 2030 तक ही वो टेम्परेचर लिमिट हम क्रॉस कर जाएं। और नवंबर 1 to नवंबर 12 को जो 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP26 जिसको कहा जा रहा है, जो ग्लासगो में होगी, उसमें भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स अब वर्ल्ड को बेसिकली यूटिलाइज करना शुरू कर देना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग के इस मेजर इशू को मिटिगेट किया जा सके बेसिकली, और क्लाइमेट एडॉप्शन मेजर्स को इफेक्टिवली टाइम रहते लिया जा सके ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम मिनिमाइज कर सकें, मैनेज कर सकें। बहुत सारे बेसिकली ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल लगातार हम ढूंढ रहे हैं। जैसे इंडिया ने पिछली बार जब बेसिकली COP साइन हुआ तो इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव दिया कि क्यों ना क्लीन एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, विंड एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन इग्निशन, वो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। उसी डायरेक्शन में एक दूसरा बेसिकली ऑल्टरनेटिव फ्यूल जो कि सभी के रडार पर है, जिसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूल है, फ्यूचर का फ्यूल है।
ये हमें, अगर इसको हम प्रॉपरली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाए, एक्सप्लॉइट कर पाए, तो ये हमें जीरो कार्बन एमिशन फ्यूचर पूरी दुनिया को देने का केपेबल है दोस्तों। हाल ही में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये टॉपिक क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी 8th स्पीच रेड फोर्ट से जो दी, जो हमारे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के दौरान बेसिकली दी गई, उसमें उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बेसिकली इनॉग्रेट किया है, उसका अनाउंसमेंट किया है। अब थोड़ा सा हम समझ लें कि एक्चुअली ये सोर्स ऑफ फ्यूल है क्या। हाइड्रोजन बहुत ही एनर्जी रिच सोर्स है एनर्जी का। हाइड्रोजन अगर आप पूरे प्लेनेट में देखें तो सबसे अबेंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाला बेसिकली एलिमेंट है, लेकिन इसका इश्यू यह है कि ये मिलता तो है लेकिन प्योर फॉर्म में बेसिकली नहीं मिल पाता। और इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है कि पर बेसिकली मास ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मल फ्यूल्स के मुकाबले, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी रफली 3 टाइम्स है अगर उसको हम डीजल और पेट्रोल से कंपेयर करें। मतलब अगर 1 किलो बेसिकली पेट्रोल या डीजल जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन उसका रफली 3 गुना से ज्यादा बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे फिर प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा मिलता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जीरो कार्बन है, तो उसको हम यूटिलाइज करना शुरू क्यों नहीं कर सकते। इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो 2 या 3 बड़े इश्यूज हैं। पहला तो एक तो बेसिकली ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, मतलब हमको ये किसी ना किसी दूसरी चीज से सेपरेट करना पड़ेगा। इस वजह से इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है प्योर हाइड्रोजन बेसिकली या ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो अभी काफी ज्यादा है। उसके अलावा जब आपने प्योर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया तो फिर आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के लिए इसको रफली -253 -253 डिग्री से भी ठंडे टेंपरेचर की बेसिकली जरूरत है। अच्छा, एलएनजी जिसको कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके लिए कितना टेंपरेचर चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए -163 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब उससे भी कहीं ज्यादा ठंडे एनवायरमेंट या स्टोरेज हमको बेसिकली डिवाइस करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट एक बड़ा इश्यू हो गया और स्टोरेज एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया दोस्तों। ये जो एनर्जी कैरियर है हाइड्रोजन, किस तरीके से आप इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ कहां कहां आप इसको यूज करते हैं, उसके बेसिस पे कई तरह का इसको नाम दिया गया है, लेबलिंग दी गई है, जैसे ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स से बेसिकली प्रोड्यूस अगर आप करते हैं तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल बर्न करके बेसिकली हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वही पिंक हाइड्रोजन बेसिकली होगा इलेक्ट्रोलिसिस से, मतलब जो पानी होता है इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, वाटर को ब्रेक करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अगर आप बेसिकली हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें अगर आप न्यूक्लियर पावर सोर्सेज यूज करते हैं तो इसको पिंक हाइड्रोजन कहा जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जीरो कार्बन फ्यूल है और यह भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें हम विंड या सोलर पावर को बेसिकली यूज करेंगे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, विंड है या सोलर सिस्टम है, जिसकी वजह से बेसिकली कार्बन एमिशन ना हो, उसको यूटिलाइज किया जाता है और उस तरीके से नेट जीरो कार्बन एमिशन टाइप का इसको फ्यूल बेसिकली इसको माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन के लिए किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम नेचुरल सोर्सेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो सोलर हो चाहे वो विंड हो। और हाइड्रोजन जब आप बर्न करेंगे तो वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही क्लीन एनर्जी फ्यूल है दोस्तों। अब जरा सोच के देखिए कि कितना बड़ा अबंडेंट सोर्स हो सकता है, कितना बड़ा सोर्स हो सकता है एक क्लीन एनर्जी का पूरी दुनिया के लिए। इसका 0.1% से भी कम, जो रफली 75 मिलियन टन पर ईयर हो जाता है, वो जनरेट कर सकता है रफली 284 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया की अच्छा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रफली कितनी होगी? आई थिंक रफली 350 गीगावाट। मतलब इंडिया एक साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी रफली जनरेट करता है, 0.1% से भी कम हाइड्रोजन वो बेसिकली उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है दोस्तों। अब थोड़ा डिटेल में बात हो जाए कि कॉस्ट एक बड़ा इश्यू क्यों है।
जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन की, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। और अगर हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको IREA भी कहा जाता है, उनकी बात देखें तो कोशिश की जा रही है कि नई टेक्नोलॉजी से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की ग्रीन हाइड्रोजन की, उसको 2030 तक रफली $1.5 पर किलोग्राम तक बेसिकली नीचे ले आया जाए, ताकि इसको कमर्शियल लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा सके और नॉर्मल आम जनता बेसिकली अपने रेगुलर व्हीकल्स में या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वेंस में, कार्स में, ट्रक्स में यूटिलाइज करना शुरू कर दे। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल पॉपुलेशन देख लें तो हर साल दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो रफली 1.1%, जो कि रफली 83 मिलियन ह्यूमन हेड्स, रफली बेसिकली 8.25 करोड़ के आसपास लोग हर साल इंक्रीज होते हैं। और अगर आप उस पॉपुलेशन की जो एक्स्ट्रा एनर्जी डिमांड होगी उसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का एस्टिमेट है कि 2040 तक रफली हमें 25 to 30% एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अभी एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी? नेचुरल सोर्सेस से आ सकती है, सोलर से आ सकती है, विंड से आ सकती है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ सकती है। और ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा बेसिकली पोटेंशियल हो सकता है इस एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी को बेसिकली प्रोड्यूस करने में। ये जो पावर जनरेशन है, नेट जीरो एमिशन, ये सबसे बड़ा बेसिकली एक मिटिगेटिंग फैक्टर हो सकता है हमारे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट। और हमारा जो टारगेट है कि हम 1.5 डिग्री से ज्यादा टेंपरेचर राइज ना होने दें हमारे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले, उस एम को अचीव करने में पूरी दुनिया के लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा लीप भी होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, मतलब आज भी हम कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं, उसको बेसिकली धीरे धीरे कम किया जा सके। क्योंकि अगर आप 2018 का स्टैटिस्टिक्स देख लें तो उसके हिसाब से रफली 8.7 मिलियन, मतलब रफली 90 लाख पीपल प्री मेच्योरली बेसिकली उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जो पोल्यूशन बेसिकली डेवलप होता है हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न करने से। अब थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात देख लें कि अगर हम इंडिया की बात देख लें तो इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, मतलब चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी या ऊर्जा का। और सबसे बड़े 3 कौन है? चाइना, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से, उनके फोकास के हिसाब से, इंडिया 2030 तक यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ देगा एनर्जी कंजम्पशन में। मतलब हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएंगे। इसका मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज बेसिकली हमको अभी से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देना होगा, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी डिमांड है, इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है हमारे डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, उसके लिए हमारे पास सूटेबल जीरो एमिशन फ्यूल्स पहले से अवेलेबल हो। इनफैक्ट ग्रीन हाइड्रोजन को लो प्लकिंग हैंगिंग फ्रूट भी कहा जाता है। इसका मतलब कि बहुत इजी है इसको एक्सट्रैक्ट करना, हमें सिर्फ 2 चीजों का सॉल्यूशन करना होगा, इसकी कॉस्ट को नीचे लाना होगा और स्टोरेज के लिए इसके लिए अरेंजमेंट्स करने होंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स में से माने जाते हैं, उन्होंने भी इसकी पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया है। और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने कंट्री में जो हमारी फ्री आइडियल लैंड है उसमें बड़े बड़े बेसिकली सोलर विंड एनर्जी जनरेशन के प्लांट्स लगाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन को वहां पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये $5 बिलियन का एक मेगा ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेसिकली लगाएंगे। और उसकी साइज कितनी बड़ी होगी? बेल्जियम जो कंट्री है उसकी टोटल साइज है उसके बराबर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सऊदी अरेबिया लगाने का प्लान कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की बात तो बहुत हो गई, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसमें क्या किया है? इंडिया ने भी एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। इंडिया ने धीरे धीरे अपने प्लान्स इस तरफ, और जैसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बेसिकली अनवील किया है 15 अगस्त 2021 को। इससे पहले जो हमारे इंडियन रेलवेज हैं, इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट बेसिकली अनाउंस किया है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड अपनी ट्रेन्स को रेट्रोफिट करेंगे। वहां से डीजल इंजन को हटाया जाएगा और हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के इंजन को लगाया जाएगा और इसको रन किया जाएगा सोनेपत और जिंद के बीच में रफली 89 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें।
और उनका जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से ऐसा करने से, डीजल यूज ना करने से, ग्रीन हाइड्रोजन या फ्यूल सेल यूज करने से हर साल कई लाख की तो बेसिकली बचत होगी ही होगी। उसके साथ रफली 0.72 किलोटन जो पार्टिकुलेट मैटर है जब आप डीजल बर्न करते हैं, या 11.12 किलोटन जो कार्बन है हर साल प्रोड्यूस होता है इस रेलवे लाइन पे, इस पटरी पे, उसको भी बेसिकली हटाया जा सकेगा, निकाला जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। इस तरीके से इंडिया अब ऑफिशियल तरीके से अलग अलग बेसिकली इनिशिएटिव से कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल, बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूल है, इसको धीरे धीरे इंडिया अपनाना शुरू कर दे। और एक बहुत पावरफुल मेथड है हमारे इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करने का, मतलब हमारी इकोनॉमी से कार्बन को हटाने का। अब छोटा सा एक लास्ट में ब्रीफ डिस्कशन कि हाइड्रोजन एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। इंडिया का एम है, जो हमने सीओपी में साइन किया है, कि बाय 2047 इंडिया नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेगा। मतलब कोई पॉजिटिव कार्बन एमिशन इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया की टेरिटरी में नहीं रहेगा। और इंडिया का एम है कि 2022 तक 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को बेसिकली ये इंस्टॉल करेगा। और इसी डायरेक्शन में जो इस साल का बजट है 2021-22 का, उसमें ऑफिशियली 1500 करोड़ बेसिकली एलोकेट किए गए हैं हमारे हाइड्रोजन एनर्जी मिशन और उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। हाइड्रोजन सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसको सिर्फ हमें बेसिकली ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता है जो आप नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से एक्सट्रैक्ट कर सकें। ब्लू हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन होता है जो आप फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कोल बर्न करें, इनसे बेसिकली आप प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे अगर आप देख लें कि अच्छी चीजें क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो अच्छी चीजें हैं, एक तो नेट जीरो कार्बन है, दूसरा इसका जो माइलेज रफली है, अगर आप एक टैंक, एक स्टैंडर्ड टैंक इससे फुल कर देंगे तो टेस्ला की जो गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो रफली 500 to 600 किलोमीटर पर चार्ज बेसिकली डिलीवर करती हैं, उतना ही ग्रीन हाइड्रोजन भी बेसिकली डिलीवर कर सकती हैं। उसके अलावा इसका जो स्टोरेज है वो सीएनजी की बेसिकली तरह होगा, जिसको आप आराम से कार्स के टैंक्स को कन्वर्ट करके उसमें सीएनजी टैंक्स की तरफ रेट्रोफिट कर सकते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन उसमें स्टोर कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा कि बहुत लाइट है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जिनमें जो बैटरीज यूज हो रही हैं, लिथियम आयन बैटरीज, उनके मुकाबले ग्रीन हाइड्रोजन लाइटर है। इसका मतलब हो सकता है टाइम के साथ धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ती जाए और सिर्फ 5 मिनट में आप इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो आपको लगा के रखना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी लग सकता है, बैटरी स्वैप प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग या रिफ्यूलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अभी करंट इश्यूज क्या हैं? एक तो सिर्फ 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा, टोयोटा एंड हुंडई, जो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड अपने जो व्हीकल्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अभी अगर आप ग्लोबली देख लें तो पूरी दुनिया में 500 से भी कम बेसिकली हाइड्रोजन स्टेशन है जहां आप रीफिल करवा सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज करना होगा, तो वो एक स्टोरेज या लॉजिस्टिकल इश्यू अपने आप में बना हुआ है। कुछ भी कहें दोस्तों, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लीन फ्यूल के रूप में इमर्ज हो रहा है और अच्छी बात यह है कि इंडिया ने वक्त रहते इसका कॉग्निजेंस लिया है और उसी डायरेक्शन में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को अनाउंस किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ग्रीन हाइड्रोजन पर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।